हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, आज का वीडियो बिहार एएनएम की तैयारी करें डेली एमसीक्यू। आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो होता है चाइल्ड हेल्थ उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करेंगे। समझ गए? टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जो कि आपके बिहार एएनएम के लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आप लोग को पढ़ना है एएनएम में, यह एक आपका अलग सब्जेक्ट ही है। तो आज हम सोचे हैं कि क्यों ना चाइल्ड हेल्थ से ही 50 क्वेश्चंस लाया जाए। और ये 50 क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ में इससे जुड़ी हुई और भी जो जानकारी होगा वीडियो में बताते रहेंगे। तो मेरे वीडियो देखने का यही फ़ायदा होता है कि आपको और सारे जानकारी मिलता रहता है जो आपको बूस्ट करता है आपके नॉलेज को। ओके, अगर आप एक जॉब चाहते हैं तो यह 29वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 28 वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग वीडियो को जरूर सभी वीडियो को देखें। और चलिए आज का हम 29वां नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। सबके लिए है, जो भी एएनएम के अप्लीकेंट है सब तैयारी करें अच्छे से। आपका जो है दिसंबर से जनवरी तक जो है अपडेट आ जाएगा एग्जाम का। समझ गए? चलिए करते हैं शुरू। माय डियर, कुछ दिन आपका क्लास ब्रेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। अब रेगुलर चलेगा, टेंशन नहीं लेने का है। प्रश्न है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रश्न है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है। देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इसका पुराना नाम क्या था? ईपीआई, पीपीआई, बीएफएचआई, आरसीएच। तो माय डियर, इसका राइट आंसर ईपीआई है, याद रखिएगा। समझ गए? एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। समझ गए? अब यहाँ पे बीएफएचआई है, पढ़ाए हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है। समझ गए? ईपीआई का समझ गए, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। समझ गए? तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा है। कोलोस्ट्रम स्रावित होता है। अब आपको पता है, मैं कितना बार करा चुका हूँ कि कोलोस्ट्रम एक माँ का दूध होता है जो जन्म के 1-2 दिनों 3 दिनों तक ही निकलता है। और यह कोलोस्ट्रम मिल्क गाढ़ा होता है, गाढ़ा मिल्क होता है जिसमें पीलापन होता है। बहुत सारे प्रोटीन इसमें बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। समझ गए? तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, जो सबसे कम दिन होगा वही आंसर होगा। 3 दिन है तो यही ऑप्शन होगा, अगर 2 दिन रहता तो वही ऑप्शन होता। समझ गए? ज़्यादा दिन कोलोस्ट्रम मिल्क नहीं निकलता है। ओके, आगे है तीसरा नंबर का प्रश्न है, नवजात शिशु के पहला मल क्या कहलाता है? आप लोग को पता है, हम पढ़ा चुके हैं कि नवजात शिशु जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जो पहला मल जो त्यागता है उसे हम लोग मिकोनियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। चौथा नंबर है, कहता है कि अपगार स्कोर समान नॉर्मल अपगार स्कोर कितना होता है? 4 से 6, 7 से 10, 0 से 3, 5 से 6। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मल 7 से 10 होता है। समझ गए? नॉर्मल 7 से 10 होता है और अपगार स्कोर में 10 से ज़्यादा स्कोर जो है नहीं आ सकता है। इसमें 3 अंक का इस्तेमाल किया जाता है, 0 का, 1 का और 2 का ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? अपगार स्कोर में कुल 5 प्रकार के जो है वाइटल साइन का लिया जाता है। समझ गए? जिसमें स्किन का रंग, समझ गए, रिफ्लेक्स होता है, श्वसन होता है, ये सारे चीज़ जो है उसमें होते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, जन्म के जो है 1 से 5 मिनट के बीच में जो है अपगार स्कोर के द्वारा जांचा जाता है कि बच्चा किस स्थिति में है। ओके, वह रोग जिसमें कॉपलिक स्पॉट पाए जाते हैं, कई बार बता चुके हैं। मिजल्स जो होगा आपका राइट है सर, जिसको खसरा कहते हैं। समझ गए? वूपिंग कफ जो होता है यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और वूपिंग कफ को हम लोग जो है पर्टूसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्टूसिस कहते हैं। पर्टूसिस के लिए कौन सा टीका होता है? समझ गए, डीपीटी। समझ गए? डीपीटी होता है इसका पर्टूसिस के, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस तीनों के लिए एक टीका है। पर्टूसिस यही कुकुर खांसी जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वूपिंग कफ जो होता है यह बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है। समझ गए? बोर्डेटेला, समझ गए, बोर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है ये। समझ गए? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हैजा जो है, कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। समझ गए? टाइफाइड जो है आपको पता है सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। ये सब याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, छठा नंबर का अच्छा प्रश्न है, HIV पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? कहता है HIV संक्रमण से पीड़ित अगर कोई बच्चा है तो उसको कौन सा उपचार, कौन सा थेरेपी इनमें से दिया जाएगा? FRT गलत, ART ही सही होगा, OPT MDT गलत। तो ART जो होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो होता है, यह आपके जो है HIV के मरीजों के लिए जो है दिया जाता है। इसको याद रखिएगा। समझ गए?
चलिए, सातवां है, कहता है दूध की दांत जो है, आपको यहाँ पे देखिएगा, दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांत जो कि अस्थायी दांत कहा जाता है, यह संख्या में 20 होता है। कुल अगर व्यस्क की बात करेगा तो संख्या में 32 होगा। समझ गए, इसको याद रखिएगा। ओके, 8वां नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन है। ब्लड फैक्टर्स मतलब समझ रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो ब्लड के थक्का बनाता हो। तो ब्लड के थक्का कौन बनाता है, कौन सा विटामिन, विटामिन के। अगर किसी को ब्लड बहुत ज़्यादा पतला होता है तो उसके ब्लड को मोटा करने के लिए विटामिन के इम्पोर्टेंट है। यह ब्लड को थक्का करता है, ज़्यादा जो है ब्लड को पानी की तरफ बहने से रोकता है। समझ गए ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के इम्पोर्टेंट है। समझ गए। बाकी विटामिन सी जो होता है आपको पता है, स्कर्बी। समझ गए, स्कर्बी, और इससे होने वाला रोग स्कर्बी है। डी से समझ गए रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन वगैरह होता है, यौन क्रिया में कमजोरी होता है। समझ गए। आगे है 9वां नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा कब की गई। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो बच्चे के लिए जो राइट्स का जो प्रावधान किया गया वह किस वर्ष किया गया। तो माय डियर 56 गलत, 59 सही है, 74 गलत है, 86 गलत है। समझ गए। तो 1959 में जो है इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे के लिए कुछ अधिकार है, जिसमें बच्चे का शोषण न हो, बाल प्रताड़ना न हो, उसका अधिकार मिले। समझ गए। इसके लिए 1959 में जो है घोषणा किया गया अधिकार को। समझ गए। 10वां नंबर का है, गर्भधारण की उम्र से 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं। माय डियर, अगर आप समझिए, कोई महिला है वह प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है और वह अगर 37 सप्ताह कंप्लीट उसके प्रेगनेंसी के होने से पहले वह अगर बच्चे का जन्म दे देती है तो वैसे बच्चे को हम क्या कहते हैं। तो माय डियर, नॉर्मली जो बच्चे का जन्म होने का समय होता है वह 37 सप्ताह से बाद से लेकर 40 सप्ताह तक होता है। इसी के अंत जो है आसपास बच्चे का जन्म होना सही माना जाता है। अगर 37 से कम हो जाता है तो फिर लो बर्थ वेट बेबी प्री मैच जो है प्री टर्म बेबी में आता है, मतलब समय से पहले जन्म ले लेना, अपरिपक्व बच्चा जिसको कहते हैं। समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्री टर्म, ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बच्चे को वृद्धि यहाँ पे नहीं कह रहा है कि विकास को मापना है, वृद्धि को मापना है। तो बच्चे में जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना। समझ गए ना, ये सब वृद्धि है। और विकास क्या होता है, तो विकास होता है जो क्वालिटी को दर्शाता है, जैसे गुण अवगुण। समझ गए। इमोशन, समझ गए, चेहरे के भाव, समझ गए ना, दिमाग, बुद्धि, ये सब का जो विकास होता है वो विकास होता है। समझ गए। तो यह सेंटीमीटर में मापा जाता है, याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर का, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है एंटेरियर फोंटले का दूसरा नाम क्या है। ये भी प्रश्न पढ़ा चुके हैं। तो एंटेरियर जो फोंटनेल होता है इसका दूसरा नाम ब्रेगमा होता है। समझ गए। सूचर जो होता है, आपको मैं बता दूं, सूचर जो होता है, जैसे मानिए ये बच्चे का कपाल है। समझ गए, एक कपाल है। समझ गए, एक आगे का होता है। समझ गए। उसके बाद ऐसे होता है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे होता है, फिर ये बीच में आता है, और फिर जो है आपको कुछ ऐसे करके होता है। समझ गए। बच्चे के कपाल कुछ इस जो सर के ऊपर वाला भाग होता है ना, उसमें कुछ इसी प्रकार से होता है। तो ये जो बड़े बड़े हिस्सा देख रहे हैं, ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ए वाला, यह सब हड्डी होता है, बोन होता है। और ये जो बीच वाला लाइनिंग देखते हैं यह ज्वाइंट रहता है, जिसको हम लोग सूचर्स बोलते हैं। समझ गए। चलिए, तो एंटेरियर फोंटले का, एंटेरियर मतलब आगे का, पोस्टेरियर मतलब पीछे का। समझ गए। तो जो फोंटली होता है यह हम इसे एंटेरियर फोंटली का दूसरा नाम ब्रेगमा, याद रखिएगा। ओके। 13 नंबर है, कहता है बीसीजी के बचाव, बीसीजी किसके बचाव के लिए दिया जाता है। हम लोग जानते हैं पोलियो के लिए आईपी भी है। समझ गए, आईपी भी है या ओपी भी है। समझ गए, ओरल पोलियो या इनएक्टिव पोलियो। समझ गए। मीजल्स के लिए भी जो है हम लोग जानते हैं। समझ गए ना, एमएमआर का टीका है, एमएमआर का टीका है। मम्स, मीजल्स, रूबेला के लिए एमएमआर है। डिप्थीरिया जानते हैं, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। समझ गए। 6 रोग के लिए यही बीसीजी का टीका है। समझ गए, जो कि जन्म के समय बच्चे को दिया जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, स्तन दूध में इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। स्तन के दूध में इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, यह एक प्रकार के एंटीबॉडी होता है जो क्या करता है, बच्चे को मजबूती देता है। तो किस प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, तो यह आईजीई वाला जो होता है यह माँ के दूध के स्तन में पाया जाता है। समझ गए, आईजीए इम्यूनोग्लोबिन। ओके। कहता है अपगार स्कोरिंग की कुल अंक कितना होता है। तो मैंने ऊपर अभी बताया कि अपगार में कुल कितना भी ऐड कर हो जाएगा 0, 1 और 2 के बीच, वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए सही है। समझ गए।
16 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। विश्व स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक होता है किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम, अगस्त के द्वितीय, अगस्त के प्रथम, जुलाई का द्वितीय। तो आपको याद रखना है, अगस्त के प्रथम सप्ताह जब शुरू होता है तो विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह मनाया जाता है। दिवस नहीं, दिवस तो एक दिन का होगा, समझ गए ना। आगे है, कॉपलिक स्पॉट एक निदान चिन्ह है। अभी ऊपर बताया है कॉपलिक स्पॉट किसमें दिखता है, किसका निदान चिन्ह है, तो मीजल्स का। ओके, परटूसिस अभी ऊपर बताया है, काली खांसी, समझ गए ना, कुकुर खांसी। डिप्थीरिया ऊपर है, मम्स, ये सब चीज़ बता चुके हैं ऊपर, समझ गए। चलिए 18 नंबर देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। बीसीजी दिया जाता है, बीसीजी किस मार्ग के द्वारा दिया जाता है? तो माय डियर, बीसीजी जो होता है वह बाई इंट्राडर्मली, मतलब इंट्राडर्मली दिया जाता है, समझ गए, बाई इंट्राडर्मल बीसीजी का टीका। ओके, याद रखिएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखने का है। ओके, आगे देखते हैं। 19 नंबर का है, कहता है जन्म के समय नवजात शिशु का वजन अगर 2500 ग्राम से अगर कम होते हैं तो क्या कहते हैं? तो अभी यहाँ पे बता देते हैं, अगर 2500 से कम रहे, देखिए नॉर्मल जो होता है ना वह 25 से लेके 3000 के बीच में अगर वजन है इतना ग्राम तो बच्चा नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल वजन में। अगर ये 2500 से कम होता है तो लो वर्थ वेट बेबी में आता है, LBW, LBW लो वर्थ वेट बेबी, समझ गए, मतलब कम वजन के बच्चा। अगर यह वजन 1500 से कम आ जाता है तो फिर इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वेरी लो वर्थ वेट बेबी, मतलब बहुत कम, समझ गए, बहुत कम वजन वाला। और अगर 1000 से अगर कम वजन के भी ग्राम के अगर बच्चा जन्म लिया है तो उसको एक्सट्रीमली, मतलब अत्यधिक गंभीर जो है, हम लोग उसको वजन कम वाला कहते हैं। तो ये सब आपको पूछेगा, आपको जानना पड़ेगा। 20 नंबर है, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो माय डियर, एक नॉर्मल आदमी से कहीं भी ज़्यादा जो लेवल होता है परसेंटेज, वह नवजात शिशु में होता है हीमोग्लोबिन का। एक नवजात शिशु में 17 से लेकर 20 तक जो है आपके हो सकते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा। ऑप्शन देखिए कौन है, बीच वाला, बीच वाला हमारा इनमें से कौन सा है? 18 है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 20 भी हमारा हो सकता है, समझ गए ना, लेकिन नॉर्मल हमारा 18 ही सही, अगर 17 रहता तो 17 ही देते। ओके, आगे है, बीसीजी की टीके की मात्रा कितनी होती है? अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर जन्म के समय अगर टीका दिया जाएगा तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर बच्चे को जन्म के समय अगर 24 घंटे के अंदर अगर उसे बीसीजी का टीका दिया जा रहा है तो 0.05 ml वाला होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर यही चीज़ें अगर मान गए जन्म के समय नहीं दिया गया और 1 महीने हो गए या साल भर हो गए तो उस दौरान यह जो है इतना डोज दिया जाता है, ए नंबर वाला, समझ गए, चूंकि इससे ज़्यादा है ए वाला, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि फूले जठर निर्गमन संकीर्णता, इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आएगा तो ए वाला देखिए, पाइलोरिक एस्टोनोसिस। पाइलोरिक एस्टोनोसिस का मुख्य जो नैदानिक लक्षण है, मतलब मुख्य रूप से इसमें जो लक्षण दिखता है पाइलोरिक एस्टोनोसिस में, वह कौन सा होता है? तो माय डियर, अगर किसी को पाइलोरिक एस्टोनोसिस हुआ है, मतलब आपको पढ़ने के मिला होगा कि जैसे यह जो है क्या है, पेट है, समझ गए, एक पेट है, समझ गए, यहाँ पे एक होता है पाइलोरिक वाल्व, समझ गए, यहाँ पे एक वृत्ताकार जो है पाइलोरिक वाल्व होता है, समझ गए, पाइलोरिक वाल्व होता है, और इधर आपका छोटी आंत कनेक्ट होता है, समझ गए। तो ये जो वाल्व होता है यहाँ का, इसमें संकुचन होता है, मतलब ये दोनों आपस में जो है सिकुड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप पेट का भोजन इधर नहीं जाकर इधर वापस मारता है, जो भोजन किया रहता है बच्चा उसको वापस जो है रिफ्लेक्ट करता है ऊपर की तरफ, समझ गए। तो यही कहता है बाहर की तरफ फेंकता है, समझ गए। तो खाने के बाद दूर गिरने वाली वमन यही आंसर होगा। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस का इंपॉर्टेंट लक्षण है, समझ गए। 23 नंबर है, फिमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या है? माय डियर, फिमोसिस का जो सर्जिकल प्रबंध होता है वह सरकमसीजन होता है, याद रखिएगा। फिमोसिस होता है जो पेनिस का जो ऊपर का स्किन नहीं अगर किसी को दिख पाता है, स्किन अगर नहीं उसका श्रिंक हो पाता है तो उसमें सरकमसीजन चीरा लगा के उसके फिमोसिस का उपचार किया जाता है, समझ गए। 24 नंबर का है, भोजन के अलावा अन्य वस्तुओं को खाने की इच्छा क्या कहलाता है? तो देखिए भोजन के अलावा अगर बच्चा में कुछ ऐसे खाने की इच्छा जागृत हो, जैसे चौक हो गया, राख हो गया, मिट्टी हो गया, डस्ट हो गया, ये सब अगर बच्चा खाने की इच्छा जाहिर करता है तो उस इच्छा को पाइका हम कहते हैं, पाइका, समझ गए। टिक्स होता है जो आपका मांसपेशी जो संकुचन जो होता है अनियंत्रण, वो होता है टिक्स। फोबिया मतलब डर होता है, समझ गए, याद रखिएगा।
25 है कौन सी दवाई टीबी नाशक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन है ऐसा दवाई है जो टीबी के ज़रूरत के लिए नहीं है। समझ गए? देख लीजिए IMNA जिसे आइसोनियाजाइड कहते हैं, जो INH लिखा है ना यह आइसोनियाजाइड होता है। समझ गए? रिफाम्सिन भी एक एंटीबायोटिक दवाई है, यह भी एक आपके INH भी वही है। इथाम्बुटोल भी एक टीबी के लिए उपयोग होता है। रेनिटाइडिन यह पेप्टिक अल्सर या गैस के लिए किया जाता है, जो डी नहीं है, डी हमारा सही है। ओके, 26 नंबर है चिकन पॉक्स का कारण क्या है। माय डियर, चिकन पॉक्स जिसको हम लोग छोटी माता भी कहते हैं, यह किसके कारण होता है? आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वायरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। समझ गए? रूबेला वायरस के कारण क्या होता है? रूबेला संक्रमण होता है। समझ गए? बोर्डोटेला पर्टुसिस के कारण पर्टुसिस जो है होता है कुकुर खांसी। समझ गए? कॉरिने बैक्टीरियम के कारण जो है आपके कौन सा होता है? कमेंट करके बताइए आप लोग, ए डी नंबर बताइए कि कॉरिने बैक्टीरियम के कारण क्या होता है। समझ गए? 27 है बच्चे में जन्म के समय के वजन से 2 गुना वजन कब हो जाता है। मानिए बच्चे के समय अगर 2.5 केजी का बच्चा है जन्म के समय, ठीक है ना, तो कितने समय में यह 2.5 केजी जो है 5 केजी में बदल जाएगा, कितने समय के बाद? तो माय डियर देख लीजिए, लगभग 5 से 6 महीने में बच्चे जो है अपने वजन के जन्म के वजन के समय का 2 गुना हो जाता है 5 से 6 महीने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 5वें महीने है, 8 है, 10 है। समझ गए? सेकेंड महीने है, दूसरे महीने तो होगा नहीं, इतना तेज गति से तो बढ़ता नहीं है, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें होगा जो आपको ऑप्शन के टारगेट के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हम आंसर जो है कितना याद किए, हमें आंसर कितना याद है और ऑप्शन में क्या दिया है। अगर थोड़ा आस पास लगे तो उसी को मान मान के हम लोग चलते हैं। समझ गए? आगे है 2 फ्रंटल हड्डियों के बीच में उपस्थित सूचर्स होते हैं। मानिए 2 फ्रंटल हड्डी है, इसके बीच में जो सूचर है, अभी ऊपर ना बताए हैं सूचर कहाँ होता है, ब्रेन में जो ज्वाइंट होता है वही सूचर होता है, तो इसे हम लोग कोरोनल कहते हैं। याद रखिएगा कोरोनल। समझ गए? 29 है, कहता है जन्म के समय बच्चे की औसतन लंबाई कितनी होती है। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में बताना है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो औसतन लंबाई 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होता है, याद रखिएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, चीज के समान पदार्थ जो नवजात शिशु की त्वचा पर पाया जाता है। अब बच्चा जन्म लेता है तो उसके देखिएगा उसके बॉडी पर चिपचिपा पदार्थ जो है लगा रहता है, व्हाइट व्हाइट कलर का, तो वह क्या होता है? तो वह गर्भ से ही लगा रहता है, तो उसे हम लोग भ्रूण स्नेह कहते हैं। वह वर्निक्स कैसियोसा होता है जो बच्चे को चिकनापन देता है। समझ गए? वह बच्चे को बहुत सुरक्षा करता है, चिकनापन देता है, जिससे स्किन सॉफ्ट रहता है और संक्रमण से भी बचाता है। तो यह वर्निक्स कैसियोसा होता है जो व्हाइट व्हाइट चिपचिपा पदार्थ बॉडी पे लगा होता है। ओके, 31 है, वृषणों का वृषण कोष में न पाया जाना अनडिस्केंडेड टेस्टिस क्या कहलाता है। माय डियर, अब किसी कंडीशन में आप लोग देखते होइएगा कि जो बच्चा होता है, तो बच्चा के जब देखिएगा तो उसका जो वृषण होता है ना, जो टेस्टिस होता है अंडकोश, वह जो है उसके अंडकोश में नहीं आ पाता है। किस कारण से? तो माय डियर, बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ देर के बाद जो है उसके एब्डोमिनल कैविटी से जो है उसका अंडकोश में जो है आता है वो टेस्टिस। समझ गए? लेकिन किसी किसी कंडीशन में आता ही नहीं है अंडकोश में टेस्टिस, स्क्रोटम में टेस्टिस आता ही नहीं है। समझ गए? जैसे यह दोनों बगल से टेस्टिस है, समझ गए, यह पेनिस है, समझ गए, बच्चे का। अब इसी में 2 अंडे टाइप का जो है क्या होते हैं जो जन्म के समय एब्डोमिनल कैविटी से इस वृषण कोश में आकर रह जाता है। समझ गए? लेकिन किसी किसी कंडीशन में यह जो टेस्टिस है जो दोनों स्क्रोटा में, यह नहीं उतर पाता है, यहाँ पे नहीं आ पाता है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। तो इसी को ना पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिप्टोक्रिटिज्म कहलाता है, याद रखिएगा। समझ गए? 32 है, नाक से रक्त आने को क्या कहते हैं? पता है, नाक से, जिसको नक्सीर कहते हैं, एपिस्टेक्सिस राइट आंसर होगा। ब्रोंकाइटिस होता है जो ब्रोंकिया का इन्फ्लामेशन होता है। समझ गए? मलीला होता है जो मल का त्याग करते समय मल मिट्टी के समान या काला होता है, उसे मलीना कहते हैं। हेमेटमेसिस क्या होता है? तो खून की उल्टी होता है, उल्टी होने में अगर खून आ रहा है तो उसे हेमेटमेसिस कहते हैं। समझ गए? तो ये सब, अगर यहाँ पे हेमोप्टाइसिस रहता तो हो जाता कि थूकने पर अगर ब्लड आ रहा है तो हेमोप्टाइसिस हो जाता, तो यहाँ पे पी लगा रहेगा। अगर पी नहीं रहेगा, हेमेटोमेसिस सीधा रहेगा, तो उल्टी में जो है ब्लड आना। समझ गए? तो ये सब आपको सीखने पड़ेंगे, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे, एग्जाम में जॉब ले पाएंगे। ओके,
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत नॉलेज होगा। अभी देखिए मैं कितना रिवीजन आप लोग को करवा दिया। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन बी से जो है बेरी, रिकेट्स जो है विटामिन डी से कमी से होता है। तो ये सब चीज़ें ओके, इतना रिवीजन आपको मैं करा दूंगा 50 क्वेश्चन में कि लगेगा 100 क्वेश्चन पड़े हैं। जन्मजात बीमारी का एक उदाहरण है, अब इनमें से देखिए कौन जन्मजात बीमारी है। पीलिया, जॉन्डिस क्या जन्मजात है, नहीं, गलत। डेंगू, यह भी गलत। मलेरिया, यह भी गलत। स्पाइना बाइफिरा जो कि स्पाइन का प्रॉब्लम होता है, यह एक जन्मजात प्रॉब्लम है। 35 है, एड्स का कीटाणु, मतलब एड्स किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो हम लोग जानते हैं HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस के कारण ये होता है, समझ गए। ट्रेपोनेमा, समझ गए, ट्रेपोनोमा पेलिडम, यह जो है किसके कारण होता है, ट्रेपेनोमा पेलिडम किसके जो है, आप लोग बताइए कि ट्रेपेनोमा पेलिडम के जो सूक्ष्म जीव है यह किस बीमारी को उत्पन्न करता है। मैंने नाम बता दिया, ट्रेपोनोमा पेलिडम। आप बताइए कि कौन से बीमारी होता है ट्रेपेनोमा पेलिडम से, कुछ आप लोग भी बताइए। बैसिलाई है, वाइब्रियो कोलेरा, कोलेरा को करता है ओके। 36 है, अच्छा प्रश्न है। बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए, मतलब बच्चे को एकदम लगातार बिना कोई ऊपरी आहार के डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ जो है स्तनपान कितने समय तक देनी चाहिए। तो लगभग 6 मंथ तक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्तनपान ही कराना चाहिए और कुछ नहीं, समझ गए। और छठे महीने पर हम लोग वीनिंग भी शुरू कर देते हैं। ये ख़त्म, जैसे ही इसका समय पूरा हो जाएगा 6 महीना, तो 6 महीने से ही हम वीनिंग भी शुरू कर देते हैं। वीनिंग पता है कि स्तनपान के साथ में कुछ ऊपर से आहार देना, समझ गए ना, वीनिंग होता है। 100 ml माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है। अगर माँ के आप 100 ml कोई बच्चा दूध ले रहा है तो उसको कितनी कैलोरी जो है मिलेगा, जो उसको एनर्जी देगा। तो लगभग 60 से 70 कैलोरी मिलता है। तो ऑप्शन में देखिए 60 से 70 के बीच कौन है, 66 है, यही राइट होगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। कहता है फुफ्फुस गुहा, फुफ्फुस मतलब क्या होता है, फेफड़ा। फुफ्फुस गुहा मतलब फेफड़ा के गुहा मतलब कैविटी में पीब मतलब पस को होने को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल कैविटी में अगर कोई संक्रमित द्रव भरा है तो वह प्लूरल इफ्यूजन होगा, समझ गए। अगर प्लूरल कैविटी में पस भरा है तो वह एम्पाइमा कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पाइमा कहलाता है। और अगर प्लूरल कैविटी में हवा भरा है तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग न्यूमोथेरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमोथेरैक्स कहते हैं, समझ गए। इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ गए। तो आप लोग, और निमोनिया होता है जो फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है, उसको पूरे फेफड़ा में अगर संक्रमण है तो उसे निमोनिया कहते हैं, समझ गए। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, प्लूरल कैविटी में पस भरना एम्पाइमा कहलाता है। अगर हवा भरना रहता तो क्या होता, एम्फाइस्मा होगा, जो कि यहाँ पे है, समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे। 39 नंबर है, अच्छा प्रश्न है। नियोनेंटल, नियोनेंटल मतलब समझ रहे हैं, नियो देख लीजिए, नियोनेटल, समझ गए, नियोनेटल जन्मजात नवजात होता है, नए नए जन्मे बच्चा को नियोनेंटल कहते हैं। नियोनेंटल हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, समझ गए। ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का कमना। अगर नवजात में ग्लूकोज कम जाता है तो उसके इलाज के लिए कौन सी चीज़ें दिया जाएगा, इनमें से नॉर्मल सलाइन, क्या इसमें ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज को पूर्ति कर देगा, नहीं करेगा। डेक्स्ट्रोज, इसमें ग्लूकोज जो है क्षतिपूर्ति करता है। इंसुलिन तो डायबिटीज के लिए जो है, अगर किसी को इंसुलिन नहीं बन रहा हो तो उसके लिए होता है। स्टरलाइल वाटर होता है जो कि एक नॉर्मल सलाइन की तरह ही होता है, समझ गए। तो ये जो है आपका इनमें से सबसे अच्छा 10% डेक्स्ट्रोज होगा, जो हाइपोग्लाइसेमिया के इलाज में यूज किया जाता है, समझ गए। उसके बाद है यहाँ पे, यह क्वेश्चन बनाने वाला है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। आपको बताना है कि अगर एक 250 जो है जो है 250 यहाँ पे मिली एसोलेट पी, यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रोक कर आप लोग बना लीजिएगा, बनाने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। 41 है, एस्केरियसिस क्या होता है। तो आपको पता है एस्केरियसिस एक प्रकार का रिंग वर्म है जिसको हम लोग गोल कृमि कहते हैं, समझ गए। तो याद रखिएगा एस्केरियसिस क्या होता है, समझ गए। पिन वर्म, राउंड वर्म, ये सब वर्म का ही प्रकार है, यानी जो कृमि संक्रमण होता है ना, उसी सब का प्रकार है। 42 है, किसकी कमी से हीमोफीलिया ए होता है। माय डियर, कौन से फैक्टर के कमी के कारण हीमोफीलिया ए होता है। तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर 8 जो होता है, इसके कमी से हीमोफीलिया ए होता है। और हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया अगर किसी को रहता है
तो किसी बच्चा या किसी व्यक्ति में अगर हीमोफीलिया है तो उसको अगर थोड़ा सा भी कट जाएगा तो उसका ब्लड रुकता नहीं है, एकदम ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है वैसे व्यक्ति में जिसमें हीमोफीलिया रहता है। और थोड़ा सा भी अगर उसे खरोंच लग जाएगा तो ब्लड उसका सीधा जाने लगेगा, उसका ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। तो उसके लिए फैक्टर का टीका इंजेक्शन दिया जाता है, यह फैक्टर 8 के कारण होता है हीमोफीलिया ए। 43 है, देखिएगा मेरुदंड मतलब क्या होता है, स्पाइनल की पीछे की ओर वाली वक्रता को क्या कहते हैं। देखिए स्पाइनल जैसे हम लोग को पीछे ऐसे रीढ़ की हड्डी जो होता है, अब इसके वक्रता को कहता है पीछे की ओर। अगर यह वक्रता है और पीछे की ओर अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग लॉर्डोसिस कहते हैं। पीछे की मतलब देखिए मैं बता देता हूँ, अगर स्पाइनल पीछे से अगर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, नीचे वाला अगर एरिया बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है तो वह लॉर्डोसिस कहलाएगा। अगर सीने के आसपास अगर जगह वाला अगर मुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा है तो वह काइफोसिस कहलाएगा। समझ गए, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 44 है, बिल्सम ट्यूमर कहाँ होता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो बिल्सम ट्यूमर होता है वह आपके कहाँ होते हैं अभी बताते हैं। बिल्सम ट्यूमर कहाँ होता है मैं आपको अभी बताता हूँ कि बिल्सम ट्यूमर जो होता है वह हृदय में नहीं होता है, यकृत में नहीं, मस्तिष्क में भी नहीं, गुर्दा में होता है, किडनी में बिल्सम ट्यूमर होता है। ओके, आगे है मोरो रिफ्लेक्स कितने समय में समाप्त हो जाते हैं। तो मोरो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो आपको समझना चाहिए कि मोरो रिफ्लेक्स आप लोग जो है पढ़े होंगे। रिफ्लेक्स बच्चे में अलग अलग 8-9 प्रकार के रिफ्लेक्स आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें मोरो रिफ्लेक्स होता है जो 3 से 4 महीने में आपके समाप्त हो जाते हैं। मोरो रिफ्लेक्स में होता है कि अगर आप तेज़ी से बोलिएगा, हल्ला कीजिएगा, बच्चे को डराइएगा तो बच्चा चौंक सा जाता है और चौंकने के बाद वो अपना हाथ जो है हाथ पैर कस के दबा लेगा और कस के रोने लगता है। मोरो रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में बंद हो जाता है। समझ गए, चलिए बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं। 46 नंबर है, पोस्टेरियर फ्रंटले के आकार कैसा होता है। पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे, समझ गए, पीछे का जो फ्रंटले है उसका आकार कैसा होता है, डायमंड, ट्रायंगुलर, डायगोनल या ओवल। तो जो पोस्टेरियर फ्रंटले है यह सब मैं आपको मस्तिष्क वाला ही बता रहा हूँ। यह यहीं पर जो है आपको होता है, फ्रंटली होता है, समझ गए, अलग अलग जो है सूचर्स होते हैं यहीं पर ब्रेन में, मस्तिष्क के ऊपर। तो पोस्टेरियर फ्रंटले जो होता है वह ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिकोणाकार। ओके, 47 है, ओरल थ्रस किसके कारण, जिसको मुख पाक कहते हैं, मुख में छाला उला हो जाना, जीभ में छाला हो जाना, अगर एक बच्चा में होता है तो उसमें फंगस के कारण होता है, जिसका नाम क्या होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस। क्या होता है, कैंडिडा के कारण यह होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस। समझ गए, कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण जो है ओरल थ्रस होता है बच्चे में, जो एक फंगस है। समझ गए। 48 है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है। बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, क्वास्क्योर होता है, बाकी ये सब तो पता ही है आपको। समझ गए। आगे है 49 है, मस्तिष्क के पर्दाह को क्या कहते हैं। मस्तिष्क में अगर पर्दाह हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मस्तिष्क में पर्दाह होगा तो उसे एन्सेफेलाइटिस कहेंगे। अगर मस्तिष्क के जो लेयर होता है उसमें पर्दाह होगा तो उसे मेनिंजाइटिस कहेंगे। अगर नेफ्रॉन में अगर कोई इन्फ्लामेशन है, पर्दाह है, तो उसे नेफ्राइटिस कहेंगे। सिस्टाइटिस आप लोग बताइए कमेंट करके कि किसका इन्फ्लामेशन है। समझ गए। आगे है 50 और आखिरी प्रश्न है आज का, मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की ओर वक्रता को क्या कहते हैं। आपको अभी पता है कि यहाँ पे देख लीजिए, मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की ओर वक्रता को क्या कहते हैं। सीधा याद रखिए कि काइफोसिस जो होता है, स्क्लेरोसिस जो होता है, यह मेरुदंड के बीच में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे स्पाइनल है, अगर स्पाइनल ऊपर से छाती की तरफ बहुत ज़्यादा अगर लिभा हुआ है, यानी किसी व्यक्ति में देखते होइएगा कि सीना जो है आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकल गया रहता है, समझ गए, आगे की तरफ जो है उभरा हुआ रहता है, तो उसका स्पाइनल आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकला हुआ रहता है सीना के साइड में, तो वो जो होगा सीने के साइड वाला काइफोसिस होगा। समझ गए, काइफोसिस होगा सीने के साइड में ऊपर वाला। नीचे वाला अगर बात करेगा, मेरुदंड के स्पाइनल के अगर नीचे वाला एरिया के बात करेगा तो वह लॉर्डोसिस होता है, जो कि स्पाइनल नीचे की तरफ जो है बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला रहता है। समझ गए। और बीच में अगर स्पाइनल बहुत ज़्यादा पेट के एरिया में अगर निकला हुआ उभरा हुआ है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं। समझ गए, इसीलिए यहाँ पे मध्य रेखा कहा है। ओके, चलिए 51 नंबर है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये हम दे रहे हैं, आपको यहाँ पे आंसर करना है कि एक कुनिर्माण मतलब
माल स्ट्रक्चर कुनिर्माण, जिसमें मूत्र मार्ग की नली जो है शिश्न की निचली सतह पर खुलती है। मतलब कौन सा ऐसा कु स्ट्रक्चर है जिसमें जो मूत्र मार्ग नॉर्मल होना चाहिए वह नॉर्मल नहीं होकर वह पेनिस के शिश्न के निचले हिस्से पर जो है खुल जाता है। यह एक कुनिर्माण है। कौन सा बीमारी में होता है आप कमेंट करके बताइए, अगर पढ़े हैं तो। समझ गए? तो हम आपसे मिलेंगे। आज 50 क्वेश्चन दिए प्लस एक क्वेश्चन आपको क्यूज के नाम पर दिए हैं, इसमें से आंसर बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा, अपने से मत बोलिएगा। ठीक है, हम जवाब सबका देंगे। और बताइए कि यह 50 क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है या नहीं मिला है। समझ गए? इसी प्रकार से अगर आप वीडियो चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम लाएं तो आप जरूर हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, और अब से लेकर लगातार आपके जब तक एग्जाम नहीं होगा डेली वीडियो आता रहेगा। ओके? और ये सबको आप अगर पढ़ना चाहते हैं खुद से तो आप nursingyan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जो गूगल पर सर्च मारने से आ जाएगा nursingyan.com। वहाँ से कंपटीशन वाला में जाइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो भी है सब वहाँ पे मिलेगा। ओके? मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।